हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस सचिन में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं 5 जनवरी 2022 के सीटेट के पेपर का। देखिए दोस्तों, सीटेट के जो पेपर हैं वो सारे उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आपका एक रिस्पॉन्स सीट आपकी आई थी, उसमें पेपर भी था, साथ साथ आपने जो विकल्प चूज किया था वो भी आया था। अब एक नया लिंक एक्टिवेट हो चुका है आज के ही दिन, जिसमें कि उसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। सारे क्वेश्चन पेपर आप बिना रिस्पांस के जो भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहता है वो डाउनलोड कर सकता है विद डेट। कौन सी शिफ्ट का पेपर डाउनलोड करना है वो भी उसमें बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सारा कुछ, और कौन सी डेट का करना है। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स 5 जनवरी 2022 का ये जो पेपर है सीटेट का। इसके मैथमेटिक्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। मेरे इस आंसर की से आप लोग मैच करके अपने आंसर जरूर बताएं कि कितने आंसर करेक्ट आ रहे हैं सिर्फ मैथ के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ये हमारा देखिए सब कुछ ना, ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था इसलिए इतनी सारी डिटेल है। ये सेक्शन आईडी लिखी हुई है, ये वाली आईडी का पेपर था, ठीक है, मैथमेटिक्स का। और बाकी सारा कुछ आप समझ सकते हैं। सेकंड सेक्शन होता है, ऑनलाइन टाइप था और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आए थे, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सब कुछ इसमें डिटेल दी गई है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते चलें। आगे के एग्जाम सीटेट के ऑनलाइन ही होने वाले हैं और सारी चीजें ऐसे ही आपको मिलेंगी। और जो आप रिस्पॉन्स सीट आपको मिली थी उसमें आप एक नुकसान था कि उसमें जो मीडियम था वो आप जो चूज करके आए थे, जैसे आपने हिंदी मीडियम में पेपर दिया तो उसमें हिंदी में ही सारा कुछ दिया गया था। लेकिन सीटेट ने आज जो पेपर अपलोड किए हैं उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको देखने को मिलती है, यानी बाइलिंगुअल पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो आप देख पाएंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख के आ रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन आईडी वगैरह भी लिखी हुई है ताकि सीटेट की आंसर की पे आप ऑब्जेक्शन करें तो क्वेश्चन आईडी डाल के कर सकें। ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आप देखेंगे पहला आपका क्वेश्चन है कि 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग से क्या घटाना होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। ये वाला थोड़ा सा ब्रश की स्केल कम कर लेता हूं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। आप देख पा रहे होंगे इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। आप लोग में से ज्यादातर लोग इसको सही करके आए होंगे। यहाँ जो हमारा आंसर सही है, यहाँ जो हमारा आंसर सही है मित्रों वह है 5594। कौन सा आंसर सही है? 5594। हमें करना क्या था, हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना था। इन तीनों संख्याओं का जो भी जोड़ आएगा उसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, सिंपल सा, उसको ऊपर रखेंगे और इस वाली संख्या को नीचे रख के हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये संख्या यहाँ नीचे लिखनी है आपको, फिर माइनस करके देखना है, तो यही आंसर हमारा आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करती है। तो भाई 55 लाख, ठीक है, 55,000 और 555, यानी कितनी बार 5 आपको लिखना है देख लीजिएगा, 3 3 6 और 1 7 बार आपको 5 लिखना है। कौन से ऑप्शन में ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इस वाले ऑप्शन में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा है, इसको एक बार जूम करके आपको देखिए कॉमा लगा के बताता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में उन्होंने 7 बार लिख रखा है 5 को, 5 5 5 5 5, ऐसे 7 बार लिखा हुआ है। अब आप कॉमा लगाएंगे तो भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। अब आप देखिए सेपरेट हो चुका है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों डिजिट लास्ट के हो गए। फिर ये आपका हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये लाख, ये 10 लाख। तो 55,55,555, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार और, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट था इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि जो भी पेपर आप डाउनलोड करेंगे या जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे, जरूरी नहीं है क्रम वही हो। मैं ये कह रहा हूं कि 5 तारीख को जिसने भी एग्जाम दिया है उनका भी यही क्रम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ ऑप्शन सफलिंग। यस, ऑप्शन भी आपके सफल हो रहे थे, क्वेश्चन भी आपके सफल हो रहे थे। सफल मतलब आगे पीछे होना, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकते हैं। आप आंसर को नोट करिएगा सिर्फ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए है, यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक और इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक ये इजी क्वेश्चन जो है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। तो भाई घड़ी में 6 यहाँ होता है, जब दोनों सुइयां 6 पर होंगी तो हम क्लियरली समझ जाते हैं 6:30 बज रहे हैं, यानी 6 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 6:30 हो रहा है। अब ध्यान दीजिए सवाल में ये पूछा गया है शाम की बात बोली गई है, शाम की।
तो 6:30 शाम को लिखते हैं हम क्या, PM। तो एक बार क्लियर आपको दिखा देता हूं, 6:30 और क्या, PM, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको 24 घंटे वाली घड़ी में कैसे दर्शाएंगे, तो सिंपल सा आपको 12:00 ऐड कर देना होता है इसमें, तो आपका हो जाएगा 12×6 = 18:30। ठीक है, शाम का समय जो होता है उसमें आप हमेशा याद रखिए 12 के बाद चले जाते हैं, आफ्टरनून के बाद। यानी जैसे ही, अब मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूं, जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 के बाद टाइम हो जाता है PM। लेकिन जब हम 24 यानी 24 आवर क्लॉक में देखते हैं तो 12 के बाद बजते हैं 13। याद रखना, दोपहर के 12 से चेंज होता है, दोपहर के 12 के बाद 13 बजता है 24 आवर वाली क्लॉक में। 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 18 पे जाते जाते 6 बज जाएगा, और 18:30 का मतलब हुआ 6:30। 18:30 का क्या मतलब हुआ, 6:30। तो ये 6:30 वाला टाइम जो है 18:30, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करूंगा आपकी लैंग्वेज में जितना इजी एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, ना हम सॉल्व करने के माध्यम से ना समझें, हम अपने मेंटल जो अवेयरनेस होती है, सारी मानसिक योग्यता के हिसाब से, मेंटल एबिलिटी के हिसाब से इनको समझ सकें। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, तो इसको आप देखेंगे लिखा हुआ है इन भिन्नों का योग ज्ञात करना है। तो उम्मीद है कि इतना तो आप कर ही आए होंगे, ये तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। सॉरी, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 7/12। और भाई इनका एलसीएम जो होगा, इनका एलसीएम अपना कितना होगा, 60। तो 15 चौके 60, यानी 4 तिया 12 प्लस 12 चौके 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35, और 35 12 को हम अगर जोड़ेंगे तो आएगा 47/60। यानी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है 47/60। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 में आपको बाकायदा दिया गया है 47/60। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 47/60। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर था, देखिए बहुत ही एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया था आपको। चलो इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है। एक वर्ग की परिसीमा जो है वो 20 सेंटीमीटर है। वर्ग बना लीजिए छोटा सा ऐसे करके, और परिसीमा 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ यहाँ पर परिमाप की बात की जा रही है 20 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। यानी 4 में 5 का गुणा किया गया होगा, मतलब 4 पंचे 20 दिया है ना, तो 5 इसकी भुजा रही होगी। 5 5 5 और इधर भी 5। अब समझो ध्यान से, दोबारा से बना देता हूं, ये 5 5 5 5। अब उन्होंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काट लिया जाता है एक किसी कोने से। ठीक है, कहां से, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा, आप सोचो। सपोज करो, मैं थोड़ा सा बड़ा चित्र बना के आपको दिखाता हूं। देखिए सपोज करो आपने यहां से इतना काट लिया, ये कितना है, 1। उन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर भुजा का काटा गया है, तो ये क्या हो गया, 1। अब समझना जरा मेरी बात ध्यान से। अब मैं इसको अगर मिटा के आपको दिखाऊं, देखिए यहां से अगर आपको मिटा के दिखाऊं इतना हिस्सा जो काटा गया है, ये हिस्सा, तो आप पाएंगे, आप इसमें क्या पाएंगे कि भाई ये पूरी 5 थी, 1 सेंटीमीटर हट गई, 4 रह गई, ये भी 4 रह गई, और यहाँ 1 और यहाँ 1। अब नई परिसीमा क्या होगी, इन भुजाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो आपको ऊपर की भुजाएं दिख रही हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार फिर से दिखा देता हूं, बाई मिस्टेक वो चला गया है। चलिए एक बार देख लीजिएगा दोबारा से, कहां गया क्वेश्चन। देखिए यहां से हमने वर्ग काटा था और इसको मैंने मिटा दिया था, इतना हिस्सा मिटा दिया था। आपने इसमें पाया कि भाई ये तो 5 है, ये 5 है, ये 4 रह गई, ये 4 रह गई, और यहाँ 1 और 1। अब नई परिसीमा क्या है, सबको जोड़ डालिए, 5 5 10 और 4 14 और 1 15 और 1 16 4 20। तो नई परिसीमा भी कितनी है, नई परिसीमा भी 20 है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर ही है नई परिसीमा। तो भाई मेरे इसमें आंसर क्या होगा, बहुत इजी आंसर है, नई आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। ये हमारा आंसर है, क्योंकि वर्ग की परिसीमा भी 20 है और नए आकार की परिसीमा भी 20 सेंटीमीटर ही आई, तो नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए प्रश्न है, अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, औसत आपसे पूछा जा रहा है। 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिल की लंबाइयां रेखनी यानी स्केल की मदद से मापते हैं। ठीक है, जिनके परिणाम निम्न प्रकार दिए गए हैं। ये देखो आपको रिजल्ट दिए गए हैं, इतनी पेंसिल की लंबाइयां हैं 5 विद्यार्थियों की, इनकी औसत लंबाई ज्ञात करनी है। तो औसत निकालने का सूत्र होता है, जितने भी आंकड़े दिए जाए सबको जोड़ो और आंकड़ों की संख्या से भाग कर दो। तो हम जोड़ते हैं इनको। देखिए इजीली मैं जोड़ देता हूं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं यहाँ जोड़ के। ठीक है, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है, लास्ट से जोड़ना शुरू करते हैं, लास्ट से एकदम।
पॉइंट के बाद से, तो पॉइंट के बाद आपका क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, अच्छा ऐसे करके जोड़ देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये 12 पूरा है, पॉइंट 0 कर लो, यहाँ पे 11.8 कर लो, यहाँ पे 9 दशमलव कितना 7 कर लो, और नीचे 7 पूरा है तो 7 इधर रहेगा। अब जोड़े तो 8 7 15, 8 और 7 15, 5 20 की 0 हासिल लगी, 2 हासिल कितनी लगी है 2। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, 5 2 7 और 2 हासिल 9, 9 और 1 10, 10 हो गया ये, और देखिए 10 और 9 कितना होता है 19, 19 और 7 9 7 16 26, 26 की 6 हासिल लगी 2, 2 के बाद एक 3 एक 4 एक 5, ये हो गया 56, कितना हो गया 56। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा एक अंक के बाद, तो ये पूरा 56 रह गया हमारे पास, कितना रह गया, इन सबका जोड़ है 56। अब 56 में आंकड़ों की संख्या कितनी है, लिखा हुआ है 5 विद्यार्थी, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो भाई, 5 एकम 5 आपका कितना आया, 5 एकम 5, फिर आया 5 एकम 5, एक बचा 5 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, तो 11.2 जो आपका आंसर होगा वो सही होगा। अब इसमें 11.2 है कहां पर वो भी चेक कर लेते हैं, तो भाई लास्ट ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 11.2 लिखा हुआ है, 11.2 सेंटीमीटर लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा, 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा 4 आएगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ वह 4 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। यानी क्षेत्रफल अगर ऐसे ढकने की बात हो रही है तो यहाँ पर 18 वर्ग आ रहे हैं, कितने, एक नोट को ढकने में 18 वर्ग आ रहे हैं। तो नोट का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, देखिए समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 18 जो वर्ग हैं वो नोटों को ढक रहे हैं, तो नोट का कुल क्षेत्रफल हुआ 18 गुणा 4, यानी 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ एक नोट का क्षेत्रफल। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, तो भाई 72 सेंटीमीटर एक वर्ग का क्षेत्रफल, 3 वर्गों का निकालना है क्योंकि 3 नोटों को ढकना है, तो 3 से गुणा कर दिया, बटे कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, वर्गों की संख्या निकालनी है तो वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर दो, मतलब 4 से भाग कर दो, 4 से इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 18 चौके 72, 18 बार में कटेगा, 18 का गुणा यहां हो रहा है 3 में, 18 का गुणा किस में हो रहा है 3 में, दोबारा से दिखा देता हूं, 72 गुणा 3 बटे 4, 4 से काटा 18, 18 तिया 54 आना चाहिए इसका आंसर, यानी 54 हमारा आंसर करेक्ट है। तो 54 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 54 आपको दिख रहा होगा चौथे ऑप्शन में था, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है इस क्वेश्चन का, 54 आंसर याद रखिएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इन्होंने दे रखा था हमें कि एक चतुर्भुज को पहचानिए, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एक चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 अंश हैं। तो एनसीईआरटी की किताब में साफ लिखा हुआ है, जो आपका सममिति वाला चैप्टर है उसमें साफ लिखा हुआ है भाई, ये आयत है, ये क्या है, ये आयत है, विद प्रूफ आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक देख लीजिएगा, उठा के नेट पे सर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट पे, ये आयत है, आयत में ही 2 सममित रेखाएं होती हैं, आयत बनाइएगा ध्यान से, एक ये सममित अक्ष होती है इसकी, एक ये सममित अक्ष होती है, आयत में ही 2 सममित अक्ष होती हैं और सभी कोण 90 अंश होते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट वर्ग को करके आया है, वर्ग को अगर करके आया तो याद रखिएगा वर्ग में 4 सममित अक्ष होती हैं, कितनी 4 होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, ध्यान से रखिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा सा। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, आयत, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यहाँ पे आयत होना चाहिए 100%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न आया था, प्रश्न संख्या जो 39 है इसमें, इस पेपर के अकॉर्डिंग, इसमें लिखा हुआ है कि 4 रंग नीला पीला काला और सफेद की कमीजें यहाँ पे ऐसे उपलब्ध हैं, ये देखिए इतने पैकेटों में 5 10 12 और 15। तो हमें यहाँ पर अगर यदि दुकानदार चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है किसी दुकानदार को, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो भाई मेरे इनमें एलसीएम निकालो, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, एलसीएम निकालना। तो 5 10 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखिए सब सारे विकल्प देखिए, पहले नीला पीला काला सफेद क्रम से दिए गए हैं, सारे विकल्प क्रम से हैं। तो नीले का यहाँ पे संख्या थी 5, पीले की संख्या 10, ठीक है, काले की संख्या थी 12
और सफेद की थी 15। अब इन सबसे इस एलसीएम को डिवाइड करते चले जाओ, सबसे एक तरफ से। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, कॉमा 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, कॉमा 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 15 से करेंगे तो आएगा 4। यानी यही हमारे पैकेटों की न्यूनतम संख्या होगी, याद रखिएगा। नीले के 12, ठीक है, पीले के आपके आएंगे 6, उसके बाद काला दिया गया था, यहाँ देखो ध्यान से, काला था तो काले के 5 और सफेद के 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 12, 6, 5, 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे और एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, रेणुका ने तय किया कि वह एक रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक व्रत बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक मित्र की मदद से उसने व्रत बनाया। मतलब यहाँ पे देखिए, एक कील ली उसने, 2 कीलें ली और उनसे ऐसे करके रस्सी को बांध के एक व्रत बनाया। तो व्रत, ये रस्सी क्या दर्शाएगी? रस्सी दर्शाएगी व्रत की परिधि। क्या दर्शाएगी? व्रत की परिधि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। फिर भी कुछ हद तक यहाँ पर इस पे सस्पेंस बना हुआ है, हो सकता है यहाँ पर दूसरा विकल्प भी आयोग सही माने, क्योंकि हो सकता है उसने व्रत ऐसे बनाया हो, परंतु मेरे हिसाब से पूरा पूरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कौन सा? 4, ठीक है, व्रत की परिधि दर्शाई जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और एक छोटा सा बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये देखिए, 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी से 3/4 किलोग्राम किलोग्राम के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं? पूर्ण पैकेट, पूरे पूरे पैकेट की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये सवाल भाग के ऊपर है। तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो गुणा करेंगे पहले 3 का, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 153 में 2 जोड़ा तो 155/3 डिवाइडेड बाई, भाग पे आधारित है पूरा प्रश्न, भाग कर दिया हमने इसका। अब आपको यह बात ज्ञात होगी कि भाग का चिन्ह हटाते हैं तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के नंबर को पलट देते हैं। तो नंबर को अब पलटेंगे हम, हमारा काम होगा गुणा का चिन्ह लगा के नंबर को पलटना। तो ये हमने देखिए पलट दिया। अब यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन बन गया वो गुणा का बन गया। तो गुणा कर लेते हैं इसका। 5 चौके 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 15 चौके 60 2 62, ये आएगा 62। 5 चौके 20 की 0 हासिल लगी 2, 15 चौके 60 2 62/3 त्रिका, यानी 3 3 9। तो 620/9, यानी 620 में 9 का भाग कीजिएगा तो 9 छिक्का यानी 9 6 54। कितना बचा यहाँ पर हमारा? 8, 0 हो गया। 9 8 72, यहाँ पे कितना बचा? फिर से 8 बचा आपका। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास आगे उतारने के लिए कोई संख्या है ही नहीं। जब उतारने के लिए कोई संख्या है नहीं तो अब पॉइंट में आएगा आंसर। तो पूर्ण पैकेट कितने निकले? 68। पूरे पूरे पैकेट कितने बनाए जा सकते हैं? 68, यानी 68। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट है। 68 पूरे पूरे पैकेट बनाए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। एक भाज्य संख्या है, गलत बात। अभाज्य दिया गया था, ये गलत बात है। एक भाज्य, ये भी गलत है। एक भाज्य और एक अभाज्य दोनों है, ये भी गलत है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, कई बार बीटीसी में बताया है मैंने जब संख्याएं पढ़ाई है, संख्याओं के प्रकार पढ़ाए, ये एकदम करेक्ट आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आया था, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है इसमें देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है। अब अनुपात में किसी चर राशि का गुणा कर लो, यानी 5x 6x और 7x, ये हो गए कोण। चर राशि का गुणा करने के बाद क्या मिल गए आपको? कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है भाई मेरे? 180। तो हमने लिख दिया इनको जोड़ के 180। अब ध्यान दो जरा, 6 5 11 और 7 18x बराबर क्या आया? 180। अब ये 18 यहां से भाग में जाएगा बटे में, यहाँ पे 18 ये यहां से हटा के हम क्या करते हैं, ये गुणा में था ना, यहाँ x के साथ इधर लिख देते हैं बटे में। तो ये आपका देखो काट के कितना आ जाएगा? 10, यानी x की वैल्यू आई 10। अब छोटा कोण पूछा गया था, तो इनमें से छोटा कोण कौन सा है? 5x है कि नहीं? 5x है, तो 5x का मान रख दो, 10 का गुणा कर दो, 5 दही 50। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, 5 दही 50 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर है 120। ठीक है, 120 है। इसको आप रिवर्सिबिलिटी के थ्योरम से कर सकते हैं, मतलब आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहां से चलते हैं। जॉन को दिया 1/3 भाग। 1/3 का मतलब होता है हमें टोटल, देखो हम चेक करते हैं कि 120 सही है या नहीं। तो हम 3 से भाग करेंगे, यानी 40 टॉफियां दे दी, 40 कैंडी उसने दे दी जॉन को, कितनी? 40। उसके बाद हम चलते हैं आगे, 1/4 दे दिया राधा को। 4 से भाग करो इसको, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 30।
ठीक है, 30 टॉफियां 30 कैंडी दे दी राधा को, ठीक है, और 1/5 भाग दे दिया सुष्मिता को। 5 से भाग करेंगे आप तो आएगा 24, कितना आएगा 24, तो 24 हमने दे दी सुष्मिता को, और 1/6 भाग यानी कि 6 से भाग करेंगे तो 20, ये दे दी उसने किसको, ये लिखा है मीकू को। तो अब बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली। अब चेक करके देख लो कि 120 के हिसाब से सॉल्व करने पर 6 बच भी रही है या नहीं बच रही है, पहले इनको जोड़िए आप। यहां तक किया था हमने मीकू तक, 6 बची है या नहीं, तो 40 30 70, 70 और 20 90, 90 और 20 हो गया आपका 110, और 110 और 4 हो गया 114, 114। देखिए ध्यान से 114, 6 अभी भी बची हुई है, तो 6 उसने खुद खा ली। तो रिवर्सिबिलिटी की थ्योरम से हमने चेक किया, ऑप्शन से हमने इसको चेक किया और हमें मिला 120 हमारा करेक्ट है। तो ऐसे समय थोड़ा सा कम लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न आया हुआ था कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है 12। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। आप 7 क्रमागत संख्याओं में से तीसरी संख्या पूछी जा रही है, तो मैंने तीसरी संख्या आपको बताई 12, यानी पहली होगी 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और फिर 18, फिर 20। ये 7 संख्याएं, ये कोई मिस हो रही है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी लिखी हुई हैं। आप इनको जोड़ के चेक कर लें, इनका योग 98 होगा। यही हमारी 7 संख्याएं हैं, इनमें क्रम से तीसरी संख्या कौन सी है, 12 है। इसको फिर किसी दिन मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, अब पेडागोजिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, विद्यार्थी वस्तुओं की संख्या व उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या व उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। तो बिल्कुल क्लियरली भाई ये बात मुझे सही लग रही है एकदम से। अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। भाई मेरे अंकों के नामों को याद करके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमें छोटे बच्चों को खेल खेल में सारी चीजें सिखानी होती हैं, तो याद करने के लिए भाई डिफिकल्ट पड़ जाएगा। याद करने की बात हम नहीं कही जाती है कभी भी प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चौथे विकल्प की, तीसरे विकल्प की, तीसरे कथन की, विद्यार्थियों को चल वस्तुओं के समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए आप क्या कहेंगे, विद्यार्थियों को आप बोलेंगे कि ऐसी वस्तुएं पकड़ो जो चलती हैं। जैसे आपने मान लिया कि आप कमरे, अभी गली से उन्हें बोला चलिए आप खड़े हो जाइए छत पे और काउंट कीजिए गली से कितने व्यक्ति निकल के चले गए, तो वो आपको बताएंगे गिन के 1 2 3 या 1 2 3। तो इससे भी अब क्या होगा, इससे भी संख्याओं का शिक्षण होगा, ठीक है। तो ये वाला कथन मुझे सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिसमें ए और सी दिया गया है। बाकी आयोग का जो आंसर आएगा तब देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहां देखिए, वैन हेले के अनुसार ज्यामिति विवेचन का स्तर का सही क्रम। तो भाई ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार आपको सीटेट में वैन हेले से क्वेश्चन आता ही आता है लगभग हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, आप क्रम को याद कर लीजिए, अगर आपका गलत गया है तो आप इसको जरूर याद कर लें, ये आपका ऑप्शन जो सही है। तीसरा विकल्प आपका सही है, दृष्टिकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन और स्वयं सिद्ध, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहां भी आप जब ऑप्शन चेक करेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे सारी चीजों को। देखिए पहला ऑप्शन है, उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में वे आत्मविश्वास पूर्ण बन जाएं, ठीक है। ये तो सही लग रहा है, एकदम अच्छा भी लिखा हुआ है। अगला देखिएगा, अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे इसके विषय में। तीसरा देखिए, गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगमकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो भाई है ही, यहाँ पे आप इनकरेज करने की बात आती है, ये सही होता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा विकल्प है, गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध कराना। यह भी कथन एकदम सही प्रतीत होता है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा इस क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। ये संलग्न क्यों नहीं रख सकता, बिल्कुल रखेगा संलग्न। तो हम बढ़ते हैं और हमें ये आंसर यहाँ पर करेक्ट लगता है, ठीक है। तो यही आपका आयोग हो सकता है, ये वाला आंसर आयोग आपको करेक्ट आंसर बताए। मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहूंगा कि भाई पैडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा 1-2 आंसर में यही होता है कि आयोग कौन सा आंसर सही मान रहा है
और हमारा दिमाग किस लेवल तक बच्चों को पढ़ाने के लिए चल रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूसरा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। कथन ये है, बच्चों मनोगत 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4 इत्यादि सम्मिलित करता है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट ही गड़बड़ लिखा है इन्होंने। ठीक है, और मैं बात करूं इसके उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है उत्क्रम प्रतिलोम संरक्षण। ठीक है, यानी रिवर्सिबल यहाँ पर कंजर्वेशन की बात की जा रही है, रिवर्स कंजर्वेशन की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा रिवर्स कंजर्वेशन। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे देखिए, भिन्न से जरूर क्वेश्चन आता है सीटेट में। प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है। विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों की इबारती सवाल यानी शब्द समस्या रखना। भाई प्राथमिक कक्षा में कहां से शब्द समस्या हल कर पाएगा विद्यार्थी। ये देखिए, इनको निरूपित करने के लिए संख्या चार्ट दिखाना, तो एक हद तक ये ऑप्शन सही हो सकता है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना, ये भी देखिए एक अच्छा विकल्प है। कागज को मोड़ने की क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों व वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ करना, तो ये वाले जो क्रियाकलाप होते हैं इनसे बच्चों में सबसे अच्छा ज्ञान भिन्न का विकसित होता है। तो मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। मेरे हिसाब से यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यानी ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित किया गया है। पढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ना चाहिए या बढ़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी बिना चिंतन यानी बिना सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। तो एक हद तक ये बात एकदम सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी विद्यार्थियों में अमूर्त चिंतन विकसित नहीं होता है। आप जीन प्याजे को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बच्चों में अमूर्त चिंतन विकसित नहीं होता है। उनकी समझ यानी उनकी सोचने की शक्ति, उनका चिंतन इतना अच्छा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर जाना चाहेंगे इस विकल्प के लिए, दोनों ही चीजें कथन है और सही प्रमाणित भी करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ए और आर दोनों ही सही है और आर सही कारण है ए का, यानी ये बात एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप ऑप्शन देखते जाइए, मैंने दोनों ही कथन सही बताए हैं और सही कारण भी बताया है। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, देखिए एनसीएफ से जरूर क्वेश्चन आता है सीटेट में, आप एनसीएफ को एक बार पूरा पढ़ लें। गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है। तो भाई इसमें जब आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि भाई पहला कथन जो है बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। किसको, आकलन को। ठीक है, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट एकदम सुटेबल है, ये आपका 100% सही होगा इस क्वेश्चन में। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लें तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसे कक्षा के विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए, तो ये ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं आती हैं। ठीक है, मूल्यांकन में आपका होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो प्रत्येक पक्ष से जुड़ा होता है विद्यार्थी के। तीसरा देखिए, इसे गणितीय निर्देशों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके किया जाए। भाई गणित का आकलन कर रहे हैं आप और गणित से हटा के कैसे करेंगे इसको। स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है, जबकि एनसीएफ कहती है कि स्व आकलन करना चाहिए, बच्चों को स्वयं का आकलन भी करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, यहाँ पर नहीं जोड़ दिया है, इसलिए इसको भी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम करेक्ट है। आप जाना चाहेंगे तो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो 100% सही होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53rd क्वेश्चन जो आपका आया है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा या से कथन प्राथमिक स्तर पर अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। तो चलिए पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों और मतों के साथ आते हैं, तो ये बात कुछ हद तक सही है। विद्यालय आने से पहले बच्चे गणित के बारे में, बच्चों के जो विचार हैं वो स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं, तो ये बात भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि एनसीएफ कहती है कि सुसंगत होना चाहिए गणित का जो पाठ्यक्रम है प्राथमिक स्तर पर, सुसंगत होना चाहिए। बच्चों में दिक् स्थान का मतलब होता है ज्योमेट्री। ठीक है ना, बच्चों में दिक् स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन द्वारा विकसित होती है। और लास्ट पढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनना है।
तो सही विकल्प अगर मैं इसमें चुनूं तो मेरे हिसाब से इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? चौथा विकल्प सही होगा, ए बी और डी, ए सी और डी, ये चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है ये भी एनसीएफ से पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण यानी रूपक, बात की जा रही है यहाँ पर फीचर्स की, ठीक है, गणित पाठचर्या के फीचर की। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसे महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। भाई साहब पूरा लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 में, ये पूरी लाइन इसी प्रकार लिखी हुई है। इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, एकदम सही बात है। इसमें योगात्मक आकलन ज्यादा सम्मिलित करना चाहिए। हटाओ इसको भाई, योगात्मक आकलन कैसे? बच्चे के हर पक्ष का आकलन हो, ठीक है। इसे समझ बोध से अधिक ऊपर उठकर क्रियाकलापों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। ना बिल्कुल नहीं, सूत्रों के ज्ञान पर बल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे आंसर की, तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 ऑप्शन नंबर सही है, तीसरा ऑप्शन सही है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का उपयुक्त उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा जो आपका सुटेबल ऑप्शन होगा, आप पूरा पढ़ेंगे तो उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, ये एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है। पाठ्य पुस्तक के बारे में उपयुक्त की बात की गई है। तो भाई आप इसमें अगर सही से पढ़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि इसमें कहानी और वृत्तांत सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, जबकि उसमें कहा गया है एनसीएफ में कि कहानी और वृत्तांत के माध्यम से बच्चों को गणित भी पढ़ाया जाए। और यहाँ पर यह कहा गया है कि इसमें जो ज्ञान है वो समाधानों को केवल विशेष युक्तियों तक सीमित करना, भाई लिमिटेड कर दिया आपने ज्ञान को। तो ये दोनों ही ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं। इसमें बी वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। इसमें जो भाषा है वो रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, ये लिखा है बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, मतलब रोजमर्रा की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। यानी इसमें मैं जाना चाहूंगा केवल बी, ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट है 56 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो भाई रटकर याद करना गणित में कैसे सम्मिलित हो सकता है, तो ये तो आप सारे लोग सही कराए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के मॉडल का चरण नहीं है। तो एक बात आपको बता दूं, जब आप पोलिया के समस्या समाधान के चरण का मॉडल पढ़ेंगे तो आपको समस्या को समझना, इसकी योजना बनाना, प्लानिंग और पुनः जांच, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कलन विधि से याद करना, ये हमारा इसकी समस्या समाधान के मॉडल में नहीं आता है। यानी यहां पर बात करें आंसर की तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट है। कलन विधि से याद करना ये नहीं आता है पोलिया की समस्या समाधान के मॉडल में। प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं और इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है यहाँ पर क्रम विनिमय और सहचर नियम दोनों का विद्यार्थी ने पालन किया है। क्रम को भी पलट दिया और संख्याओं में सहचर नियम का भी पालन किया गया है। एसोसिएटिव लॉ और आपका यहाँ पर दोनों ही नियम पालन किए गए हैं। एसोसिएटिव के साथ साथ यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव लॉ भी पालन किया गया है। दोनों ही रूल आपके पालन किए गए हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक यानी पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारे गणित के प्रश्नों का, ठीक है, गणित के सेक्शन का अंतिम प्रश्न देखेंगे। आपको यहाँ पर एक गुणन प्रक्रिया दिखाई गई है और इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है। तो भाई अब हम चलते हैं विकल्पों पर। तो हमारे चारों विकल्प ये रहे और मेरे अनुरूप इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर ये है कि विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणा में अति विस्तारित कर दिया। ये योग की कलन विधि है जिसमें वो विद्यार्थी कर रहा है ना, योग की कलन विधि ये होती है भाई, आप ऐसे करके जो जोड़ते हैं ना, ये योग की कलन विधि होती है, समान स्थानीय मान अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना। और उसने यही यहाँ पे गुणा में कर दिया। उसने क्या किया देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे तो उसने 35 और 23 में गुणा करते समय यही गलती की है, इनका और इनका गुणा किया है उसने, यानी योग की कलन विधि को उसने गुणा में लगा दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई आंसर की थोड़ी समझ में आई होगी। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप मिला भी लें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे से, उसके बाद आप बताएं मुझे कि मेरे पे आंसर की आपको कैसे उपलब्ध कराई जाती है। साथ साथ मुझे ये भी बता दें कि अब मैं किस दिनांक यानी किस डेट के पेपर में मैथ्स की आंसर की आपको
यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वाली वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ऐसे ही लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें। आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पर चैनल पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप लोग देखते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।